तो फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट्स देखने के बाद अब हम एक इम्पॉर्टेंट दूसरा एस्पेक्ट फार्माकोलॉजी जनरल फार्माकोलॉजी में देखने जा रहे हैं, वो है फार्माकोडायनेमिक्स। अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है। तो फार्माकोकाइनेटिक को एडीएमई स्टडीज़ भी बोलते हैं या एडीएमई एस्पेक्ट ऑफ जनरल फार्मेक भी बोलते हैं, जहाँ पे ए फॉर अब्जॉर्प्शन होता है, फिर अब्जॉर्प्शन होने के बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाती है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है और फिर एक्सक्रीशन होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक ऑल इन ऑल क्या था, तो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, कि ड्रग अंदर गई, उसके बाद बॉडी उसका क्या करती है, उसका अब्जॉर्प्शन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो ये सब चीज़ें हमें फार्माकोकाइनेटिक में हमने डिटेल में देखी। अब हम फार्माकोडायनेमिक एस्पेक्ट देखने जा रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग ऐसा तो क्या करती है, कैसे उसका इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। जैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ ड्रग प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट्स, हाउ ड्रग प्रोड्यूसेस इट्स पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट्स, कैसे वो काम करती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें फार्माकोडायनेमिक्स में डील होती है। तो ड्रग्स जैसे पता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे वो काम करती है, हर एक ड्रग का अपना अपना खुद का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कुछ ड्रग्स यूवी रेज अब्जॉर्ब करके काम करती है, कुछ ड्रग्स में अब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी होती है, मीन्स वो प्रिवेंट करता है अब्जॉर्प्शन। किसी ड्रग का ऑस्मोटिक एक्शंस रहता है। ड्रग कुछ रेडियो एक्टिव भी होती है, ऑक्सीडाइजिंग या न्यूट्रलाइजिंग प्रॉपर्टी वाली भी ड्रग होती है। तो हर एक ड्रग का अपना अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक एक्शन रहता है। बट जो मेजरली ड्रग जो काम करते हैं, वो टारगेट प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्शंस करके काम करते हैं। सो टारगेट प्रोटीन्स जो है, वो जो बायोमोलेक्यूल्स होते हैं, उनके साथ ड्रग इंटरैक्शंस करके मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो काम करती है। तो ये क्या है प्रोटीन, उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहली चीज़, ये प्रोटीन हो सकते हैं एंजाइम्स। सो ड्रग्स एंजाइम के साथ कुछ इंटरेक्शंस करके काम करें। मोस्टली वो एंजाइम को इनहिबिट करके मोस्ट केसेस में वो काम करती है। जैसे एंजाइम का रोल क्या होता है, कि एंजाइम का रोल होता है किसी भी जो सबस्ट्रेट है उसका फेट, ठीक है, उसमें से प्रोडक्ट बनाना, उसको या डाइजेस्ट कर देना, या फिर उसका फेट करना, या फिर उसमें से प्रोडक्ट बनाना। तो ये जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करके ड्रग उसका एक्शन क्रिएट करती है। जैसे इस एंजाइम को हम इनहिबिट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और फिर उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। सो कुछ एग्जांपल है, जैसे एसिटाइल कोलिन जो एंडोजिनस सब्सटेंस होता है, उसका मेटाबॉलिज्म करता है एंजाइम कोलिन एस्टरेज। तो हमारे पास कुछ ड्रग्स होती है, जैसे अभी आप सिर्फ नाम याद रखिए, फाइजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन। तो ऐसी ड्रग क्या करती है कि ये जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देती है। सेम में काफ़ी सारे एग्जांपल्स है। लीवोडोपा जो सबसे सबस्ट्रेट होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम से, उसको इनहिबिट करती है कार्बिडोपा बेंसेरासाइड। फिर हाइपोजेंथिन जो होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है जेंथिन ऑक्सीडेज से, उसको इनहिबिट करती है ड्रग एलोपिरिनॉल। सो ऐसे दो तीन एग्जाम्पल आप अभी याद रख सकते हैं कि जहाँ पे सबस्ट्रेट होता है उसका मेटाबॉलिज्म जो एंजाइम से होता है, उसको इनहिबिट कौन सी ड्रग करती है, वो कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं। सो पहले कहने का मतलब है कि एंजाइम एज अ प्रोटीन के साथ इंटरेक्शंस करके ड्रग काम करती है। दूसरा जो प्रोटीन है वो है आयन चैनल। आयन चैनल क्या होता है, हमें पता है कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल उसकी होती है, उसके अंदर ऐसे चैनल्स रहते हैं। उस चैनल के थ्रू आयन का इनर साइड और आउटर साइड उसका एक्सचेंज होता रहता है, और उसकी जो फंक्शनलिटी है वो उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं अपने ड्रग। तो ड्रग शायद या तो क्या करते हैं कि एज अ मॉड्यूलेटर काम करते हैं, अपने हिसाब से चैनल को खोल भी सकते हैं, बंद भी करते हैं, या कुछ ब्लॉकर्स के भी काम करते हैं, चैनल को बंद करके काम करते हैं, आयन का इनफ्लो या आउटफ्लो बंद करके काम करते हैं, या कुछ ओपन करके भी उसका इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो आयन चैनल भी एक टारगेट प्रोटीन के तौर पे होता है, जहाँ पे ड्रग अपना एक्शन दिखा सकते हैं। यहाँ पे कुछ ब्लॉकर्स और ओपन्स का एग्जांपल दिया है, जैसे क्विनिडीन नामक एक दवा है जो जो हार्ट की रिदम है उसको प्रॉपर करने के लिए यूज़ होता है। तो वो क्या करती है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करके काम करती है, स्पेशली जो मायोकार्डियल सेल होता है, हार्ट के सेल होते हैं उसके अंदर। फिर निफेडिपिन नाम की एक दवा है जो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए यूज़ होती है। वो क्या करती है कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है, स्पेसिफिक टाइप की वोल्टेज गेटेड सेल सेंसिटिव कैल्शियम चैनल उसको ब्लॉक करके काम करती है। कुछ ड्रग्स चैनल को ओपन करके भी काम करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल निकोरेंडिल दवा है, ये भी एक हाइपरटेंशन में यूज होने वाली दवा है। वो क्या करती है कि एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ओपन करके काम करती है। सो ऐसे चैनल्स के मॉड्यूलेटर्स ड्रग करते हैं और उसके हिसाब से वो एक्शन क्रिएट करते हैं। बट इन शॉर्ट, आयन चैनल्स एक्ट एज अ
प्रोटीन के जहाँ पे ड्रग काम कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हम देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स। अब बॉडी में कई कबार जो सब्सटेंस जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर या बाहर ले जाने का काम ये ट्रांसपोर्टर्स करते हैं। हमने देखा है पैसिव डिफ्यूजन में या ड्रग ट्रांसपोर्ट वाले सेक्शंस में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्पेशली उसके सेक्शन में हमने देखा था कि वो ट्रांसपोर्टर्स क्या काम करते हैं कि सबस्ट्रेट को, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि बाहर से सेल के अंदर ले जाने का काम करती है। तो अपनी ड्रग इस जो एक्शन को फास्ट भी कर सकते हैं या फिर उस एक्शन को इनहिबिट भी कर सकते हैं, तो रोक भी सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे एक ट्रांसपोर्टर्स होता है उसका नाम है नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। वो क्या करते हैं, ऐसे जो न्यूरॉन होता है इसे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, क्योंकि इसे साइनेप्स बोलते हैं। ये इसे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और इसे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। अभी कई कबार क्या होता है कि जो एंडोजिनस सब्सटेंस होते हैं जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, आपको एएनएस में आएगा, उसका जो रीअपटेक होता है वो अंदर चला जाता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। तो वो किससे जाता है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसा पंप होता है, उसका नाम है नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर्स। तो ये जो ट्रांसपोर्टर्स है वो नॉरएपिनेफ्रिन को अंदर ले जाने का काम करती है। तो इस ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक करने का काम करती है कुछ ड्रग जैसे देसीप्रामिन और कोकीन। तो इससे ब्लॉक करने से नॉरएपिनेफ्रिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और फिर उसका इफेक्ट आता है। तो ऐसे ही ये कुछ दवाइयाँ काम करती है। सेम वे इस तरह के दूसरे ट्रांसपोर्ट पंप होते हैं जैसे सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, उनका काम है सीरोटोनिन को, यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन था, यहाँ पे जो सीरोटोनिन है जिसे हम 5-HT भी बोलते हैं, तो 5-HT को अंदर ले जाने का काम करती है ऐसे पंप। और ये पंप को ब्लॉक करके फिर 5-HT का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का काम करती है कोई ड्रग जो डिप्रेशन में यूज होती है जैसे फ्लूओक्सेटिन। दूसरा ट्रांसपोर्ट है डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स। एम्फेटेमाइन जैसी कुछ ड्रग है जो डोपामिन का रीअपटेक सेम वे बंद करती है और डोपामिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती है, और वो इस टाइप के ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक करती है, डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं। और चौथा जो प्रोटीन होता है जिसके साथ ड्रग इंटरेक्शंस करके काम करते हैं वो हो सकते हैं रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जहाँ पे अटैच होने के बाद ड्रग उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो प्रोड्यूस थ्रू एक पर्टिकुलर सिग्नलिंग प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ऐसा कुछ ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म, ऐसा सिग्नलिंग प्रोसेस पूरा रहता है, उसके थ्रू वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो ड्रग ऐसे रिसेप्टर के साथ बाइंड होके ऐसा सिग्नलिंग प्रोसेस चालू करके उसका इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। या फिर क्या कर सकती है ड्रग, कि ड्रग यहाँ पे जो नॉर्मल मोलिक्यूल अटैच होने जा रहा था उसको नहीं अटैच होने दे रही है और एज एन एंटागोनिस्ट काम करेगी। एंटागोनिस्ट के बारे में भी हम लोग देखेंगे। या तो फिर एगोनिस्ट की तरह काम करेगी, अटैच होके सिग्नल प्रोसेस आगे बढ़ा के काम करेगी, या फिर सिग्नल प्रोसेस बंद करके काम करेगी जिसे हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। सो इन शॉर्ट, ड्रग का इंटरेक्शंस 4 टाइप के डिफरेंट मेजरली प्रोटीन्स के साथ हो सकता है। वो प्रोटीन हो सकते हैं या तो एंजाइम, या तो हो सकते हैं आयन चैनल्स, या तो वो हो सकते हैं ऐसे रिसेप्टर्स, या फिर वो हो सकते हैं ऐसे ट्रांसपोर्टर्स। सो इस तरह से ड्रग्स काम करती है, लेकिन मेजरली जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जो फार्माकोडायनेमिक में हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं रिसेप्टर्स के बारे में। सो ये जो रिसेप्टर मॉडल है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डीप में चर्चा करेंगे। अब क्या होता है रिसेप्टर, जैसे हमने देख ही लिया, रिसेप्टर से एक प्रोटीन सब्सटेंस है, तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो किसी भी साइट पे हो सकता है। ज़्यादातर वो सेल के बाहर होता है, या कई कबार सेल की ट्रांस मेम्ब्रेन भी होता है, जो मेम्ब्रेन होता है उसके बीच में भी वो हो सकता है, या कई बार वो रिसेप्टर सेल के अंदर भी हो सकता है। तो उसका लोकेशन किधर पे भी हो सकता है, लेकिन उसका काम क्या है, तो उसका काम ये है कि जो सिग्नलिंग मोलिक्यूल है या फिर जो ड्रग है उसको उसके साथ अटैच करवाना। तो पहली बात कि ये जो रिसेप्टर्स है उसका काम ये है कि जो भी सिग्नलिंग मोलिक्यूल या फिर ड्रग है वो उसके साथ फिर पहले अटैच हो, और अटैच होने के बाद वो क्या करता है कि आगे जाके फिर उसका एक्शन क्रिएट होता है सिग्नलिंग प्रोसेस से। तो ऐसे सिग्नलिंग मोलिक्यूल या फिर ड्रग जो रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं तो उनको अटैच वो यहाँ पे रिसेप्टर्स पे होते हैं। अभी लाइगेंड क्या है, लाइगेंड भी सेम ही चीज़ है। लाइगेंड का अर्थ भी होता है टू बाइंड। तो कोई भी जो मोलिक्यूल है वो ऐसी साइट ऊपर बाइंड हो जाता है, वो भी लाइगेंड ही। लेकिन लाइगेंड क्या है कि सिर्फ यहाँ पे अटैच होता है, सिलेक्टिवली रिसेप्टर साइट पे वहाँ पे अटैच होता है। फिर आगे रिस्पॉन्स हो या ना हो उसका सेकेंडरी चीज़ है, उसके साथ उसको लेना देना नहीं है।
रिसेप्टर में क्या होता है कि रिसेप्टर्स में यूजुअली आगे रिस्पॉन्स भी क्रिएट होता है। लाइगेंड में सिर्फ अटैचमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट है। सो लाइगेंड मीन्स टू अटैच, कोई भी मोलिक्यूल एक रिसेप्टर साइट या पर्टिकुलर साइट पे अटैच होता है तो उसे एफिनिटी भी हम बोलते हैं, तो उसे हम लाइगेंड बोलते हैं। सो यहाँ पे दो चीज़ आ गई, दो वर्ड इंपॉर्टेंट आ गए। पहला हो गया एफिनिटी और दूसरा हो गया एफिकसी। तो एफिनिटी क्या है, जैसे हमने बताया कि ये कोई भी सिग्नलिंग मोलिक्यूल है या कोई भी ड्रग है जो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, उसे बोलते हैं हम लोग एफिनिटी। तो एबिलिटी ऑफ बाइंड विद द रिसेप्टर्स, उसे बोलते हैं इस ड्रग का एफिनिटी है। हाँ, कब कह सकते हैं, जब वो यहाँ पे अटैच हो सकता है तभी वो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई उसका एफिनिटी है। उसका एफिकसी है तो वो कैसे पता चलता है, जब वो ये रिसेप्टर्स में चेंजेस करता है और उसके मदद से आगे रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, तो उसे हम कह सकते हैं हाँ भाई उसका एफिकसी भी है। तो हम ऐसे पूछे कि लाइगेंड का एफिकसी होता है, तो हम लोग कह सकते हैं नहीं, लाइगेंड का सिर्फ एफिनिटी होता है, क्योंकि वो यहाँ पे अटैच होता है, फिर आगे रिस्पॉन्स हो ना हो वो क्लियर नहीं है। लेकिन सो किसी भी ड्रग का ये हमें देखना जरूरी है कि उसका एफिनिटी क्या है। एफिनिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ बाइंड टू द रिसेप्टर्स, और एफिकसी क्या है, टू इंड्यूस अ फंक्शनल चेंजेस इन द रिसेप्टर और टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। तो ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि एफिनिटी क्या है और एफिकसी क्या है, तो आप ऐसे समझा सकते हैं। अभी जो ड्रग्स जो होता है, अब वो अपने, जैसे हमने बताया कि कोई भी ड्रग्स जो होता है वो अपने रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच होता है और उसके आगे वो क्या करता है, फिर वो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। सो एक किस टाइप का रिस्पॉन्स क्रिएट करता है उसके ऊपर से ये जो ड्रग है उसको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, अभी अगर वो पॉजिटिव और मैक्सिमम रिस्पॉन्स क्रिएट करे, ये यहाँ पे ये ग्राफ दिखाया गया है, यहाँ पे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे रिस्पॉन्स है। तो अगर ये ड्रग पॉजिटिव साइड, ये देखो ये जीरो है, तो यहाँ से अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्रिएट करता है ड्रग और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स क्रिएट करता है उसकी फुल कैपेसिटी पर, तो वो जो ड्रग है उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट और फुल एगोनिस्ट। ठीक है, तो समझ गया आ गया कि पहले अटैच हुआ और उसके बाद अगर रिस्पॉन्स प्रॉपर फुल क्रिएट हुआ, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं +2, तो +2 यानी फुल रिस्पॉन्स अचीव हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, एगोनिस्ट। अभी मान लीजिए कि ड्रग यहाँ पे बाइंड हुआ लेकिन रिस्पॉन्स फुल अचीव नहीं हुआ, रिस्पॉन्स कितना अचीव हुआ, सब मैक्सिमल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे +2 था तो यहाँ पे +1 हुआ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल एगोनिस्ट। इसे हम एगोनिस्ट नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पार्शियल एगोनिस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि अटैच हुआ, उसके बाद रिस्पॉन्स भी क्रिएट हुआ लेकिन रिस्पॉन्स मैक्सिमम तक नहीं पहुंच पाया, सब मैक्सिमम उससे नीचे था, तो इसे हम पार्शियल एगोनिस्ट बोलेंगे। +1 जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। फिर एक होता है कि ड्रग जो रिसेप्टर्स के साथ अटैच तो हुआ लेकिन रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस हुआ, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हुआ या फिर रिस्पॉन्स जीरो ही रहा, तो उसे हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस करता है, ये जीरो पे रहता है स्केल पे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ कि ड्रग अटैच तो हुआ, मीन्स उसका एफिनिटी है लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट। तो जीरो रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ या रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट हुआ। और अगर ड्रग अटैच होता है और नेगेटिव रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, ऑपोजिट रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, माइनस में रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, तो उसे हम बोलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। तो ऐसे ड्रग रिस्पॉन्स के चार्ट ऊपर से आपको 4 टाइप के एगोनिस्ट पता चल गए। एक होता है एगोनिस्ट या फिर फुल एगोनिस्ट भी बोल सकते हैं, जो मैक्सिमल पॉजिटिव साइड रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, फॉर एन एग्जांपल +2। फिर सब मैक्सिमल जो करते हैं वो है पार्शियल एगोनिस्ट, फिर नहीं करते हैं वो होते हैं न्यूट्रल या फिर एंटागोनिस्ट, और एक जो अपोजिट साइड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। तो यही 4 चीज़ें हमको बताई गई है। एगोनिस्ट क्या है, एगोनिस्ट वही चीज़ है कि जो रिसेप्टर को एक्टिवेट तो करता है और उसका फुल इफेक्ट क्रिएट करता है। इनवर्स एगोनिस्ट क्या है, रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट क्रिएट करता है। एंटागोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट वो चीज़ है कि जो वहाँ पे बाइंड होता है और डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट्स ऑन इट्स ओन, किसी भी इफेक्ट या फिर खुद प्रोड्यूस नहीं करता है और दूसरों को भी नहीं प्रोड्यूस करने देता, तो उसे बोलते हैं हम लोग एंटागोनिस्ट। मीन्स बाइंड होके मैं इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करने दूंगा, खुद भी नहीं होने दूंगा, दूसरे से भी नहीं होने दूंगा, तो उसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट।
और फिर पार्शियल एगोनिस्ट जो वहाँ पे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है लेकिन सब मैक्सिमल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसे हम बोलते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। तो ये चारों जो हमने टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स सॉरी टाइप्स ऑफ एगोनिस्ट बताए, उनको हम एक टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल से भी समझ सकते हैं। और उसको ये थियरी यहाँ पे दिया गया है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो रिसेप्टर्स हैं वो रिसेप्टर्स इक्विलिब्रियम स्टेट्स में होते हैं। उसमें दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक्टिवेटेड रिसेप्टर जो ए के तौर पे स्मॉल ए के तौर पे बताया गया है और स्मॉल आई के तौर पे इनएक्टिवेटेड। सो जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स और इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर्स यूजुअली इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। जब भी ये इक्विलिब्रियम स्टेट किसी एक की ओर झुकता है तो तभी उस टाइप का एगोनिस्ट हम मान सकते हैं उसको। जैसे फॉर एन एग्जांपल एगोनिस्ट क्या करता है कि यहाँ पे अभी क्या हुआ कि ये जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स का जो डोमिनेंस बढ़ गया है यहाँ पे, सो एगोनिस्ट से ये काम होता है कि एक्टिवेटेड रिसेप्टर डोमिनेट करते हैं। एंटागोनिस्ट में क्या होता है कि एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स और इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर्स अगेन सेम इक्विलिब्रियम में ही रहते हैं, सो नो रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होता है। पार्शियल एगोनिस्ट में अभी क्या होता है कि एक्टिवेटेड जो रिसेप्टर्स थोड़े बहुत बढ़ते हैं, एगोनिस्ट जितने नहीं बढ़ते हैं। और इनवर्स एगोनिस्ट में क्या होता है कि ये इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर्स है उसकी साइड पे जो भार है वो बढ़ जाता है, सो उससे ऑपोजिट रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। सो ऐसे टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल भी दिया गया है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अभी दो तीन टाइप के और रिसेप्टर्स हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं हम लोग ऑर्फन रिसेप्टर। अब क्या है, ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। ऑर्फन मीन्स हमें पता ही है कि जिसका कोई नहीं है उसे ऑर्फन बोलते हैं। तो उसी टाइप के रिसेप्टर्स हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर उनसे बाइंड होने के लिए कोई भी एंडोजिनस सब्सटेंस नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्फन रिसेप्टर। देयर इज नो एंडोजिनस सब्सटेंस और मीडिएटर्स टू बाइंड विद दिस काइंड ऑफ रिसेप्टर्स। सो उनके लिए बाहर से ही कोई दवा या कोई सब्सटेंस देना पड़ता है। सो रिसेप्टर प्रेजेंट है लेकिन बॉडी के अंदर उसके लिए कोई एगोनिस्ट नहीं है, तो उसे बोलते हैं ऑर्फन रिसेप्टर्स। कुछ एग्जांपल्स है बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर्स। क्यों बेंजोडायजेपिन? बेंजोडायजेपिन एक दवा का नाम है, दवा के ग्रुप का नाम है, उसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। तो ये बेंजोडायजेपिन टाइप की ड्रग हम जब देते हैं तो वो बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर्स पे बाइंड होकर असर दिखाती है। सेम में सल्फोनिल यूरिया रिसेप्टर, ये सल्फोनिल यूरिया भी एक ग्रुप ऑफ दवाइयाँ हैं जो डायबिटीज़ में यूज़ होती है और वो अपने सल्फोनिल यूरिया रिसेप्टर्स पे बाइंड होकर असर दिखाती है। तो उस टाइप के रिसेप्टर्स के लिए नॉर्मल अंदर तो कोई सब्सटेंस नहीं होता है, जब भी ये दवाइयाँ सब्सटेंस के तौर पे देते हैं तभी वो वहाँ पे अटैच होकर उसका रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। तो इस टाइप के रिसेप्टर्स को बोलते हैं ऑर्फन रिसेप्टर्स। फिर आता है स्पेयर रिसेप्टर्स। स्पेयर रिसेप्टर्स नाम ही समझ में आता है, स्पेयर थोड़ा स्पेयर में रखना होता है। मीन्स क्या होता है कि रिसेप्टर्स का जो फुल एक्शन होता है, जैसे हमने देखा कि एगोनिस्ट बाइंड हुआ तो एगोनिस्ट का फुल एक्शन ऐसे अचीव होता था, जैसे एग्जांपल के तौर पे +2। तो फुल एक्शन हम लोग एगोनिस्ट का प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद भी काफ़ी सारे रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं वो नॉन ऑक्यूपाइड होते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर ड्रग है तो वो रिसेप्टर्स पर अटैच होगी तभी वो रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी। अभी ये फुल एगोनिस्ट में क्या होता है, हमको मैक्सिमम रिस्पॉन्स अचीव होता है। जो ड्रग है एगोनिस्ट है, रिसेप्टर्स पे बाइंड होके फुल रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे रिसेप्टर्स अभी भी नॉन ऑक्यूपाइड स्टेट में पड़े होते हैं। तो इन रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं? स्पेयर रिसेप्टर्स। सो डिस्पाइट ऑफ प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम रिस्पॉन्स देयर आर अवेलेबल रिसेप्टर्स विच आर स्टिल नॉन ऑक्यूपाइड, और वो काफ़ी सारे नंबर्स में होते हैं जिसको हम लोग स्पेयर रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। फिर होता है साइलेंट रिसेप्टर्स। अब ये कुछ डेफिनेशंस कुछ बुक में दिए गए। साइलेंट रिसेप्टर्स मींस उसे लाइगेंड भी कहा जाता है, कि जहाँ पे क्या होता है सिर्फ जो एगोनिस्ट है वो उसके साथ अटैच होता है, लेकिन फार्माकोलॉजिकल कोई टाइप का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता नहीं है। सो इसे हम लोग बोलते हैं साइलेंट रिसेप्टर्स। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, हमें पता है कि ड्रग अंदर जाके प्लाज्मा में प्रोटीन्स के साथ बाइंड होती है। तो ये जो इनका काम क्या है कि सिर्फ रिजर्वॉयर के तौर पे, हमें जैसे मालूम था कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है रिजर्वॉयर के तौर पर ही काम करते हैं, कुछ उससे एक्शन क्रिएट नहीं होता है। सो वो लोग तो क्या करते हैं कि ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो गई है, अब जैसे जैसे फ्री ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन घटता रहेगा, ये ड्रग यहाँ से फ्री ड्रग के फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी प्लाज्मा प्रोटीन से छूट के। सिर्फ रिजर्वॉयर का काम ये लोग करते हैं। इस टाइप के जो प्लाज्मा प्रोटीन है जिसे हम साइलेंट रिसेप्टर भी कह सकते हैं। ये कुछ 3 डेफिनेशन है रिसेप्टर्स के सेक्शन में, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पूछ सकते हैं। अभी 2 टर्मिनोलॉजी के बारे में थोड़ा डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। एक होता है ड्रग एक्शन और एक दूसरा होता है ड्रग इफेक्ट।
ठीक है। कई कबार हम लोग देंगे दोनों सेम तो मालूम पड़ रहे हैं, नहीं, लेकिन दोनों सेम नहीं है। एक्शन क्या होता है कि जैसे ड्रग रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो गया और रिसेप्टर्स के अंदर उसने कन्फर्मेशनल चेंजेस कर दिया, मीन्स रिस्पॉन्स उसने धीरे 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 करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। सो कॉम्बाइन हो गया है ड्रग रिसेप्टर्स के साथ और रिसेप्टर्स के अंदर चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ड्रग का एक्शन आना शुरू हो गया। रिसेप्टर्स के अंदर चेंजेस शुरू हो गए, मीन्स ड्रग का एक्शन आना शुरू हो गया। लेकिन इफेक्ट आया है? नहीं, अभी तक इफेक्ट नहीं आया। इफेक्ट क्या होता है कि इफेक्ट होता है कि अल्टीमेट चेंज इन बायोलॉजिकल फंक्शन। इस चीज से इवेंचुअली इफेक्ट किसे बोलते हैं? इफेक्ट इसको बोलते हैं कि अल्टीमेटली कोई बायोलॉजिकल फंक्शन चेंज हुआ है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई हार्मोन है, जैसे मान लीजिए आप थायराइड हार्मोन है। अब थायराइड हार्मोन उसके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है और उसका मेन फंक्शन होता है, जो मेन फंक्शंस जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म करने का जो फंक्शन होता है, अगर वो होता है तो इसे हम बोलते हैं ड्रग इफेक्ट या थायराइड हार्मोन का इफेक्ट। तो यहाँ तक रिसेप्टर्स की तरह सीमित रहता है, उसमें अगर चेंजेस होने लगते हैं तो उसे बोलते हैं ड्रग एक्शन। और अगर इवेंचुअल चेंज इन बायोलॉजिकल फंक्शन होता है तो उसे बोलते हैं ड्रग इफेक्ट। सो पहले ड्रग एक्शन आता है और उसके बाद ड्रग इफेक्ट आता है। सो आप ए के बाद ई आता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और इफेक्ट के लिए काफ़ी सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं जो हम लोग देखेंगे कि कैसे वो रिसेप्टर्स कुछ स्टेप्स को एक्टिवेट करके वो इवेंचुअली इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। वो लोग उसके बारे में हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स में जानेंगे। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर किस तौर पे किया जाता है, अलग अलग टाइप से रिसेप्टर्स का क्लासिफिकेशंस किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरियाज के तौर पे किया जाता है। रिसेप्टर्स उस टाइप की फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्रिएट करता है, उसके तौर पे उसका क्लासिफिकेशन होता है। या फिर किस जगह पे रिसेप्टर्स लोकेटेड है, किस टिश्यू पे वो लोकेटेड है, उसके हिसाब से भी उसका क्लासिफिकेशन होता है। उसके साथ कौन सा लाइगेंड बाइंड होता है, एंडोजिनस सब्सटेंस बाइंड होता है, उसके हिसाब से भी उसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। कौन सी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती है उसको एक्टिवेशन होने के बाद, तो उसके ऊपर से भी रिसेप्टर्स का क्लासिफिकेशन होता है। और फिर उस रिसेप्टर्स के कौन कौन से टाइप्स है, उसके कौन से सब टाइप्स है, वो हम मोलिकुलर टेक्नोलॉजी से अब हम देख सकते हैं कि ये कुछ रिसेप्टर्स है, उसके सब टाइप भी है रिसेप्टर्स के। तो वो सब चीज़ें मोलिकुलर क्लोनिंग से पॉसिबल है। तो उस टाइप से भी हम रिसेप्टर्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो हम अब देखने जा रहे हैं वो ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। ये जो ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म है क्या है, मीन्स जब भी ड्रग अपने रिसेप्टर्स के साथ अटैच होता है, जैसे हमने कहा कि कन्फर्मेशनल फिर चेंजेस होता है, यहाँ पे सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होता है। ठीक है, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पे जो होता है और उससे इवेंचुअली ड्रग का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये सीरीज ऑफ एक्टिविटी क्या है, ये सब जो है ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म है। तो कौन कौन सी ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म है उसके हिसाब से फिर रिसेप्टर्स का क्लासिफिकेशन होता है।